Good morning, students. We are discussing chemical properties of amines. In previous classes, we have discussed about the basicity of amines, and in this lecture, we will discuss chemical properties. In them, first one is acylation. When we talk about acylation means we are reacting any organic compound with acid chloride CH3COCl or acetic anhydride, in which CH3CO group, it is the acetyl group which is introduced. So 1 degree amines give n substituted amide. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम अमीन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एसाइलेशन में, है ना, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से, तो ये हमारा क्या देगा, अमाइड देगा। अमाइड क्या होता है, CONH2, ठीक है। NH2 ग्रुप हमारा किस में चेंज हो जाएगा, CONH2 में। तो देखिए ये हमारा एमाइन है C2H5NH2, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिड क्लोराइड से। तो यहाँ क्या होगा, एक सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोजन होगा अमोनिया में, वो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और HCl यहाँ से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और फाइनली क्या कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, यहाँ बच गया NH और यहाँ CH3CO। तो देखिए C2H5NH आ गया अमाइन से, और COCH3 एसिड क्लोराइड से। अब इसका नेम क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अमाइन का NH है उससे CO ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एनिलीन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, ये जो एसिड क्लोराइड है वो एल्काइल अमाइन के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये एनिलीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एनिलीन के साथ केवल एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई कैटलिस्ट हम यूज़ नहीं कर रहे, केवल बेसिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं। जबकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर कराएंगे एसिड क्लोराइड से, तो वहाँ पर एक लुईस एसिड AlCl3 हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट की तरह। अब AlCl3 लुईस एसिड जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मीन्स उनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और नाइट्रोजन पे हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे करके सॉल्ट बना लेते हैं। यानी आगे रिएक्शन हो उससे पहले ही जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो गेम को ख़राब कर देते हैं ना, वो रिएक्शन को यहीं पर रोक देंगे, और आगे जो नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है वो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इस जगह से ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद CH3CO है ना इधर ऐड हो जाएगा किसके साथ, NH के साथ। ये जो कंपाउंड बनता है इट इज़ एसीटेनालाइट, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। देखिए एसिटाइलेशन में एक बात हमें याद रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन के थ्रू नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है AlCl3 वो लुईस एसिड होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, इससे वहीं पर सॉल्ट फॉर्म हो जाता है ना। आगे रिएक्शन हमारी एसिटेनालाइट जो बनना चाहिए वो नहीं बनता। तो एसिटेनालाइट हम दूसरे मेथड से बनाते हैं, कैसे, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की। देखिए दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन के 3 इम्पोर्टेंस हैं। फर्स्ट, ये नेम्ड रिएक्शन है। सेकंड, इससे हम 1 डिग्री जो अमीन है ना, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल 1 डिग्री के थ्रू ही दी जाती है। सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स इस रिएक्शन को नहीं देते। 1 डिग्री में चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों इसको देते हैं। थर्ड, इसमें जो
हमारा कंपाउंड बनता है ना, ये कंपाउंड में बहुत ही वैसी स्मेल होती है, जैसे हम कहें बैड स्मेल, इंटेंस बैड स्मेल या फॉली स्मेल जिसे हम कह सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है जो ये बन रहा है? आइसोसाइनाइड। देखिए ये साइनाइड होता है, और इसका अगर हम अपोजिट लिखें है ना, तो ये आइसोसाइनाइड होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन, ठीक है। या तो कार्बिल अमाइन, या इसका एक और नेम है, क्या नेम है इसका? आइसोसाइनाइड। तो देखिए इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि हम अमाइन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया यहाँ पर। तो उससे हमारा जो RnH2 है, RnH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? RnC, कार्बिल अमाइन भी बोल सकते हैं इसको, या आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो KCl में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी का H2O बनता है, ठीक है। सेम रिएक्शन हम एरोमेटिक के साथ भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना। इसकी हम थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ये RnH2 लिया हुआ है हमने, साथ में CHCl3 प्लस KOH, इनकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिएक्शन कराने से क्या होता है? RnC प्लस 3KCl प्लस 3H2O ये फॉर्म होता है ना। इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये क्लोरोफॉर्म हमने इस तरीके से लिख लिया CHCl3, ये कार्बन आ गया यहाँ पर, और 3 क्लोरीन आ गए, उसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया। CHCl3 को हमने इस वाले फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 3 क्लोरीन है, 1 2 3, ये तीनों क्लोरीन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये एक एसिड की तरह काम करता है। कैसे? एसिड, है ना, प्रोटॉन है, आसानी से अब ये जा सकता है। अब यहाँ से जो KOH है, एक OH आता है इसके पास जो कि बेस की तरीके से वर्क करेगा, वो इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा। कैसे? बेस का मीनिंग है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, और एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले। ये इसके साथ मिल कर के अब क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या रह गया? कार्बन, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है ना। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया? कार्बन पर। इस कार्बन पर उस इलेक्ट्रॉन को आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए क्या किया? ये क्लोरीन ने कहा कि चलो मैं जाता हूँ, है ना। ये कहाँ जाएगा? जब एक OH यहाँ पर आया तो यहाँ से एक K भी आएगा, उस K के साथ इसने क्या बना लिया? KCl बना लिया, ठीक है। जब इसको हल्का सा हीट करेंगे तो KCl बना करके ये आउट हो जाएगा, और फाइनल जो हमारी स्पीसीज अब बच गई वो क्या बची? CCl2। इसको हम बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बीन। अभी तक आपने पढ़ा होगा कार्बन आयन, कार्बोनियम आयन, है ना। उसी तरीके से ये भी एक इंटरमीडिएट है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना। यहाँ पर देखिए कार्बन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये फर्स्ट स्टेप हमारा बना। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये कार्बन बन गया। कार्बन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है अभी इसके पास, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 लोन पेयर हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? दोबारा बता देता हूँ मैं। जो क्लोरोफॉर्म है उसको हमने यहाँ रखा, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर
एक प्रेशर बना हुआ है यहाँ से जाने का। क्यों? क्योंकि कार्बन से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जुड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब ऐसे में एक बेस आता है KOH से OH, वो क्या करता है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके अलग हो जाते हैं। अब CCl3 पर क्या नेगेटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन के जाने की वजह से। उस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए एक तरीका है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दें, तो क्लोरीन एग्री हो जाता है, और जो KOH से OH आया था वहाँ एक K बचा हुआ है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव K यहाँ से Cl नेगेटिव से रिएक्ट करके KCl बना लेगा। हमारी एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई CCl2। ये स्पीसीज है जो आगे क्या करेगी, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगी, है ना। ये फर्स्ट स्टेप है कार्बिन एमीन बनना। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये रिएक्शन आगे नहीं होगी। देखिए अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमने अभी तक देखिए CaCl3 और 3KOH लिया था, अब क्या आ गया हमारा NH2। तो RNH2 को हमने रिएक्शन कराया किससे, CCl2 से। RNH2 को रिएक्शन किससे कराया, CCl2 से, है ना। CCl2 से हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, RNH2 से। CCl2 कहाँ बना था, यहाँ पर बना था, है ना। कैसे बना था मैंने बता दिया। अब CCl2 की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, RNH2 से। अब यहाँ पर देखिए क्या है, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है और कार्बन के पास भी लॉन पेयर है। दोनों बराबर की स्ट्रेंथ वाली दो स्पीसीज हैं, है ना। अब ये दोनों कैसे मिले, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन वाला लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर कार्बन को दिया जाता है ना। तो यहाँ पर कार्बन को दे दिया, जब ये अपना लॉन पेयर देगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये लॉन पेयर है कार्बन का, है ना। ये चाहता है कि लॉन पेयर यहाँ से क्या हो, ख़त्म हो जाए। तो अभी पहले क्या होगा, इसमें एक और OH इसके पास आएगा। OH कहाँ से आएगा, 3KOH थे, एक KOH CCl2 बनाने में यूज हो गया। अभी कितने बचे हैं, 2KOH बचे हुए हैं, है ना। तो इसमें से एक OH यहाँ पर आएगा, वो OH इस प्रोटॉन को ले जा कर क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद एक क्लोरीन यहाँ से जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से एक KOH आया है, तो K प्लस और OH माइनस, तो K प्लस किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और OH माइनस किसके साथ आएगा, H के साथ। तो उससे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब भी ये जो लॉन पेयर है हमारा, ये इस कार्बन के पास है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, जब एक बॉन्ड से दो स्पीसीज निकलती हैं तो वहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस पर अभी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ से क्या चला गया था, हाइड्रोजन गया हुआ है नाइट्रोजन। तो एक और हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, और ये जो क्लोरीन है ये भी यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा। क्लोरीन यहाँ से बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि एक और OH यहाँ पर आएगा, वो OH इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो एक K यहाँ बचा। देखिए टोटल 3KOH कितने थे, 3 थे। 1KOH तो फर्स्ट स्टेप में यूज हो गया, जहाँ पर हमने CCl2 बनाया। सेकंड KOH यहाँ पर यूज हो गया, और थर्ड वाला KOH यहाँ यूज होगा। OH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा इसको, और जो Cl है वो K के साथ अटैच हो जाएगा, तो KCl। तो फाइनली हमारी जो स्पीसीज बनेगी, है ना, वो स्पीसीज हमारी क्या बन गई, RNC। RNC, ठीक है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, और कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस पर लॉन पेयर जो एग्जिस्ट कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो किसका है, KOH का है ना। जब तक एक बेस नहीं आएगा प्रोटॉन नहीं हटेगा, और प्रोटॉन नहीं हटेगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। और टोटल यहाँ पर 3 KOH मिल कर के उसमें से बेस में से OH ग्रुप आता है, और वो 3 हाइड्रोजन्स को लेकर के 3 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन होती है RnH2 + CaCl3 और 3 KOH, इट गिव्स RnC फॉर्म हो गया फाइनल स्टेप में, और 3 KCl फॉर्म होंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल किसका है, KOH। ये ट्रिगर करता है किस पर, CaCl3 पर, और CaCl3 पर ट्रिगर करने के बाद क्या बनाता है, CCl2। फिर CCl2 रीच करता है कहाँ पर, RnH2 पर। उसके बाद जब RnH2 पर मतलब रीच करता है तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन Rn से जाते हैं और CCl2 से 2 क्लोरीन जाते हैं। इस तरीके से फाइनल स्टेप में हमारा क्या बन जाता है, RnC। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई कार्बोलैमिन रिएक्शन। इसके हमने मैकेनिज्म को भी समझा और इसमें KOH का क्या रोल है वो भी हमने देखा। अच्छा, दूसरी इसमें एक चीज़ और है कि ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन के थ्रू दी जाती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं 1 डिग्री अमीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दी जाएँ 1, 2 और 3, और इन सब के अंदर अमीन्स पड़ी हुई हैं रैंडमली, है ना। किसी में 1 डिग्री है, किसी में 2 डिग्री है, किसी में 3 डिग्री है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए कि 1 डिग्री किस में है, तो आप तीनों में क्या करिए, CaCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH डाल के देखिए। जहाँ पर आपको फॉली स्मेल आ जाए वही आपका क्या है, 1 डिग्री अमीन है। ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन हमारी नाइट्रस एसिड से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये भी, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों अमीन्स को पता कर सकते हैं। कार्बिल अमीन से केवल हम 1 डिग्री को सेपरेट आउट कर पाएंगे, इससे हम तीनों को कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब RnH2 को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, NaNO2 या HCl से, तो यहाँ हमारा एल्कोहल बनता है ना। जो देखिए RnH2 + NaNO2, तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन को लेकर के बाहर चले जाएगा, कैसे, N2 के फॉर्म में। और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है। और बाकी हमारा क्या रह गया, R, और यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, HCl से। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ROH। जब एलिफेटिक हम लेते हैं तब यहाँ पर एल्कोहल बनता है, ये समझना। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एरोमेटिक RnH2 ले लिया तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट बनता है ना। उस रिएजेंट का नाम क्या है, उस रिएक्शन का रिएजेंट का नाम है हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद, है ना, क्योंकि इससे मोस्टली जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे फॉर्म हो सकते हैं। तो देखिए, ये हमने एनिलीन लिया, HNO2 और HCl से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ N2Cl-। अब इसका देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका डाईएजोनियम सॉल्ट का, कि जो ये बेंजीन है ना, और इसके साथ N2 जुड़ा हुआ है और Cl, ये जो N2 है ये बहुत बेहतरीन लीविंग ग्रुप है, ये आसानी से चला जाता है। और जैसे ये चला जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, बेंजीन पर आ जाएगा। तो बेंजीन यहाँ पर फिर कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करने लग जाती है। ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, उससे हम कई सारे कंपाउंड्स बनाएंगे। इसको हम अलग से एक लेक्चर में कवर करेंगे, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट को। तो 1 डिग्री अमीन में मैंने बताया क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा या वो बनेगा।
और सेकेंडरी अमीन है वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं। ऑयली, ऑयल जैसा होगा, है ना, बिल्कुल जैसे ऑयल हमने देखा है, स्लिपरी होता है, हाई डेंस होता है, शाइनिंग उसमें होती है, वो सारी चीज़ें। कैसे ये जो हाइड्रोजन है RNH वाला सेकेंडरी अमीन का, वो OH को लेकर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। उसके बाद ये नाइट्रोजन के साथ NO ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, N मिथाइल, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन से ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, और N नाइट्रोसो, N से ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बाकी का ये हमारा ग्रुप किससे ड्राइव्ड हुआ है, एनिलिन से। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए, सेकेंडरी अमीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, N मिथाइल एनिलिन। ये जो है ये हमारी सेकेंडरी अमीन है। तो यहाँ पर अगर हम CH3 के ऊपर एक हाइड्रोजन ले लें तो एनिलिन बन जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या लगाया है, CH3 लगाया है, तो क्या हो गया, N मिथाइल एनिलिन। ठीक है, और उसी की जगह पर एक NO ग्रुप और आ गया, तो हमने बोला N मिथाइल N नाइट्रोसो एनिलिन। ये येलो कलर का होता है। तो देखिए दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है, पहले में डाइजोनियम सॉल्ट बना, सेकंड में क्या बना, येलो ऑयली लेयर। हाँ, टर्सरी एलिफेटिक अमीन्स डिजॉल्व इन cold solution of nitrous acid to form salts which decompose on warming to give nitrosamine and alcohol। तो देखिए थर्ड जो टर्सरी अमाइन है हमारा, उसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, है ना। और उस सॉल्ट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वो क्या करते हैं, नाइट्रोसो अमाइन बनाते हैं। ये है नाइट्रोसो अमाइन, और साथ में अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म होगा। तो तीनों की आपने डिफरेंस रिएक्शन देख ली। फर्स्ट वाले में क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। सेकंड वाले में क्या बनेगा हमारा, नाइट्रोसो कंपाउंड, और वो कैसे कलर का होगा, येलो ऑयली कंपाउंड होगा। और थर्ड वाले में हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड बन रहा है, साथ में अल्कोहल और बन रहा है। तो इस तरीके से क्या हम तीनों को डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। एरोमेटिक में भी जब हम रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक कलर्ड कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड डिस्टिंगाइज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री पर कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनेगा BDC। 2 डिग्री पर येलो कलर आ जाएगा, 3rd डिग्री पर भी कलर्ड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, येलो के अलावा कोई भी कलर हो सकता है। तो इससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप रिवाइज करिए, समझिए। थैंक यू।